प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम लोग मैकेनिक्स का प्रोजेक्टाइल मोशन चैप्टर पढ़ रहे थे और प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने टाइप्स ऑफ मोशन आपको बताए थे कि 3 तरह का मोशन होता है: मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन और मोशन इन 3 डायमेंशन। जिसमें हमने बताया था आपको कि प्रोजेक्टाइल मोशन एंड सर्कुलर मोशन आर द फेमिलियर एग्जाम्पल ऑफ मोशन इन 2 डायमेंशन। तो आज हमारा जो चैप्टर है प्रोजेक्टाइल मोशन जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो वास्तव में मोशन इन 2 डायमेंशन है। तो मोशन इन 2 डायमेंशन में आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं, एक प्रोजेक्टाइल मोशन, एक सर्कुलर मोशन, जिसमें हम प्रोजेक्टाइल मोशन आज स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर का नाम तो पहले से पढ़ ही गया था, हम भी एक बार और लिख दे रहे हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। सबसे पहले ये समझिए कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है, फिर हम लोग समझेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्यों होता है, और फिर प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड कुछ छोटे जनरल टर्म्स पढ़ेंगे, तब उसके बाद चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन एक्चुअली है क्या, इसको देखिए। ये हमारे डेली लाइफ में मोशन हम देखने को मिलता है। तो हेडिंग भी डाल लीजिए यहाँ पर, प्रोजेक्टाइल मोशन। मान लीजिए आपको हमने एक ऑब्जेक्ट दिया और उस ऑब्जेक्ट को आप हॉरिजेंटल या वर्टिकल थ्रो ना करके किसी एंगल पर थ्रो कीजिए। जैसे मान लीजिए ये पेन है हमारे हाथ में, इसको हॉरिजेंटल या वर्टिकल थ्रो ना करके किसी एंगल पर हम थ्रो करें। तो मान लीजिए ये हॉरिजेंटल प्लेन है और ये वर्टिकल प्लेन है। एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से हमने किसी एंगल पर थ्रो कर दिया, मान लीजिए थीटा एंगल पर थ्रो कर दिया। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को यदि हॉरिजेंटल या वर्टिकल थ्रो ना करके किसी एंगल पर थ्रो किया जाए तो वो पार्टिकल ऐसे मोशन करती हुई फिर अर्थ से टकरा जाएगी या आपके प्लेन से, हॉरिजेंटल प्लेन से टकरा जाएगी। तो ये जो पाथ है, पार्टिकल जिस पाथ से मोशन कर रही है, ये पाथ पैराबोलिक है या पैराबोला है। आप मैथमेटिक्स में ये सुने होंगे। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को यदि हॉरिजेंटल या वर्टिकल से थ्रो ना करके किसी एंगल पर यदि थ्रो किया जाए तो आप देखेंगे खुद डेली लाइफ में, कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लीजिए और उसको किसी एंगल पर ऐसे थ्रो कर दीजिए, मतलब सीधे ऊपर थ्रो नहीं करना है, और किसी एंगल पर थ्रो कर दीजिए, तो जिसको थ्रो करोगे वो ऐसे इस पाथ पे मोशन करता हुआ यहाँ स्ट्राइक कर जाएगा हॉरिजेंटल प्लेन में। यानी पार्टिकल किसी एंगल पर थ्रो करने पर जिस पाथ पे मोशन कर रहा है वो पाथ पैराबोला है। ठीक। तो जितने भी ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो पैराबोलिक पाथ पर मोशन करते हैं, जिनके मोशन के दौरान पाथ पैराबोला होता है, ऐसे पार्टिकल्स के मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का एक बड़ा ही सिंपलिस्टिक डेफिनेशन दे सकते हो इजी लैंग्वेज में कि द मोशन ऑन पैराबोलिक पाथ इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। वेरी सिंपल, बहुत आसान डेफिनेशन दे सकते हो कि पैराबोलिक पाथ पर होने वाले मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। ठीक है। और आपको समझ में आ गया होगा कि आप ये देखना भी चाहते हैं कि पाथ कैसा है किसी पार्टिकल का, तो आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट लीजिए और उसको किसी एंगल पर ऐसे थ्रो कर दीजिए। सीधे वर्टिकल ऊपर थ्रो नहीं करना है, किसी एंगल पर थ्रो करना है। तो जब किसी एंगल पर थ्रो करोगे तो पार्टिकल ऐसे मोशन करती हुई यहाँ गिर जाएगी। यानी पार्टिकल जिस पाथ पे मोशन कर रही है वो पाथ पैराबोला है। पैराबोला आपको मैथ में पढ़ाया गया होगा या मैथ में पढ़ाया जाएगा। तो इस तरह का जब भी पाथ देखिए तो वो पैराबोला होता है। और कोई भी ऑब्जेक्ट यदि पैराबोलिक पाथ पर मोशन कर रहा है तो उसके मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन का डेफिनेशन लिख लीजिएगा। डेफिनेशन के बाद फिगर बनाना है, फिगर के बाद एग्जाम्पल। तो प्रोजेक्टाइल मोशन की आप तमाम एग्जाम्पल दे सकते हो
कि मोशन ऑफ बुलेट फायर्ड फ्रॉम गन एट एनी एंगल, या ऐसे ही लिख दीजिए मोशन ऑफ बुलेट फायर्ड फ्रॉम गन। मोशन ऑफ मिसाइल्स, मिसाइल के जो मोशन होते हैं वो भी पैराबोलिक होते हैं। बंदूक से जो गोली छोड़ी जाती है उसका भी मोशन पैराबोलिक, प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, क्योंकि उसका भी पाथ पैराबोलिक होता है। तो इस तरह से जब भी आप, सीधी सी बात है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को इस तरह के पाथ पर मोशन करते हुए देखिए तो समझ जाइए कि ये पाथ पैराबोला है, और पैराबोलिक पाथ पर मोशन करने वाले यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो उसके मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। ठीक, अब इसके नीचे हेडिंग डाल लें, काज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। जब आप नोट बनाएंगे तो पहले प्रोजेक्टाइल मोशन का हेडिंग डाल के डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन के बाद फिगर बनाएंगे, फिगर के बाद एग्जाम्पल लिखेंगे, और एग्जाम्पल के नीचे फिर हेडिंग लिखेंगे काज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। यानी यदि आपसे पूछा जाए कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्यों होता है, कोई बॉडी प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक पाथ पे मोशन क्यों करती है, तो उसका सीधा रीजन बता दें। जैसे मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको ओ पॉइंट से किसी एंगल पर थ्रो कर दिया गया, तो जो ही इस ऑब्जेक्ट को आप किसी एंगल पर थ्रो करोगे ये ऑब्जेक्ट सीधा स्ट्रेट पाथ पे जाना चाहेगा, क्योंकि फिजिक्स में एक बात बताई जाती है, एक लाइन बोली जाती है कि एवरी पार्टिकल ऑफ यूनिवर्स हैव टेंडेंसी टू मूव ऑन स्ट्रेट लाइन पाथ। यदि किसी पार्टिकल पे आप फोर्स लगाइए तो वो पार्टिकल हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ पे मोशन करने की कोशिश करती है, मोशन करना चाहती है। लेकिन यदि रास्ते में उस पर कोई और भी फोर्स लग जाए तो उसका पाथ चेंज हो जाता है। जैसे मान लीजिए किसी बॉडी पर आप कोई फोर्स लगा दिए एक, तो जो ही फोर्स लगाएंगे वो बॉडी फोर्स के डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन पाथ पे चलने लगेगी। लेकिन यदि रास्ते में आपके फोर्स के अलावा कोई और भी फोर्स लग जाए तब पार्टिकल का पाथ चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर मान लीजिए हमने एक ऑब्जेक्ट लिया और उसको हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पर ऐसे थ्रो कर दिया, तो जब हम ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे तो ऑब्जेक्ट तो चाहेगा सीधे ऐसे मोशन करना स्ट्रेट पाथ पर, लेकिन मोशन के दौरान ग्रेविटी फोर्स उसको अपनी तरफ खींचता रहता है। ग्रेविटी फोर्स पार्टिकल को नीचे की तरफ खींचता रहता है और उसी वजह से पार्टिकल का पाथ पैराबोलिक हो जाता है। जैसे मान लीजिए पार्टिकल यहाँ जाना चाहिए लेकिन ग्रेविटी फोर्स इसको इधर खींच दिया, फिर पार्टिकल यहाँ जाना चाहिए, ग्रेविटी फोर्स ने इसको इधर खींच दिया। तो इस तरह ग्रेविटी फोर्स पार्टिकल को हमेशा नीचे लाने की कोशिश करता है, और आपने एक फोर्स लगा के भेजा ही, इसको थ्रो ही किया है, तो आपका वो फोर्स है ही, और ग्रेविटी फोर्स नीचे की तरफ काम करता है। तो पार्टिकल अब दो फोर्स के अंडर मोशन कर रही है, एक तो जो आपने फोर्स लगा के थ्रो किया और एक ग्रेविटी फोर्स। तो जब किसी पार्टिकल पे दो या दो से ज़्यादा फोर्स लगे हों तो पार्टिकल उन सभी फोर्सेस के जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में मोशन करती है। तो यदि इस पार्टिकल को आपने थ्रो किया तो एक फोर्स तो आप लगाए इधर की तरफ और एक ग्रेविटी लग रहा है नीचे की तरफ, तो पार्टिकल दो फोर्स अपने ऊपर महसूस करेगी और उन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा उसी पाथ में पार्टिकल मोशन करेगी। तो बड़ा सीधा सा सवाल है, यदि आपसे पूछा जाए कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्यों होता है तो बता दीजिए कि जब कोई पार्टिकल किसी एंगल पर थ्रो की जाती है तो पार्टिकल तो स्ट्रेट लाइन पाथ पे मोशन करना चाहती है, लेकिन ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स पार्टिकल पैराबोलिक पाथ को फॉलो करती है और पैराबोलिक पाथ पे मोशन करने लगती है। यानी ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है या पैराबोलिक पाथ पर होने वाला मोशन है वो एक्चुअली ग्रेविटी के कारण होता है, इसलिए प्रोजेक्टाइल मोशन को मोशन अंडर ग्रेविटी भी कहते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन को मोशन अंडर ग्रेविटी भी कहते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी। तो यदि आपसे पूछा जाए कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्यों होता है उसको रीजन बताइए, तो आप बता दीजिए कि व्हेनेवर ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट सम एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, द पार्टिकल हैव टेंडेंसी या पार्टिकल टेंड्स टू मूव ऑन स्ट्रेट लाइन पाथ, बट ड्यू टू डाउनवर्ड ग्रेविटी फोर्स
द पार्टिकल अचीव या पार्टिकल फॉलो पैराबोलिक पाथ। तो इसका मतलब कि पार्टिकल सीधे जाना चाहती थी, लेकिन ग्रेविटी फोर्स के कारण इसका पाथ पैराबोलिक हो जाता है, यानी पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन करने लगती है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन एक्चुअली ग्रेविटी के कारण होता है, इसलिए प्रोजेक्टाइल मोशन को मोशन अंडर ग्रेविटी भी कहते हैं। तो इस हेडिंग में थियरी लिख लीजिएगा जो बताए हैं हम, उसके बाद तब फिगर बना लीजिएगा और नीचे लिख लीजिएगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन इज द एग्जाम्पल ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है हमने आपको ये बता दिया, और प्रोजेक्टाइल मोशन क्यों होता है ये भी हमने आपको बता दिया। अब प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स लिख लीजिए, क्योंकि बहुत सारी शब्दावलियाँ ऐसी हैं, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं, बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जो प्रोजेक्टाइल मोशन में स्पेशली यूज़ किए जाते हैं। वही शब्द जनरल बोलचाल के लैंग्वेज में कुछ और यूज किए जाते हैं, लेकिन जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन की स्टडी करते हैं तो प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड कुछ स्पेशल वर्ड हैं, कुछ विशेष शब्द हैं जो प्रोजेक्टाइल मोशन में यूज किए जाते हैं और हर हाल में यूज किए जाएंगे। ठीक है ना? तो हेडिंग डाल लें सम टर्म्स रिलेटेड टू प्रोजेक्टाइल मोशन। सम टर्म्स रिलेटेड टू प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड कुछ वर्ड्स। ठीक, जैसे पहला पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, दूसरा वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, तीसरा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, चौथा पॉइंट ऑफ स्ट्राइकिंग, पॉइंट ऑफ स्ट्राइकिंग, पांचवा ट्रैजेक्टरी, छठवां प्रोजेक्ट। ठीक है, तो कम से कम आप इतने वर्ड, ये सारी हेडिंग डाली जाएगी। तो ये जितना भी मैंने पॉइंट्स लिखे हैं ये सब कॉपी में हेडिंग पड़ेगा, और हेडिंग डाल के इसका डेफिनेशन भी लिखना है और सब फिगर में भी आपको दिखाना है। ठीक है, तो ये पहले हेडिंग पड़ेगी सम टर्म्स रिलेटेड टू प्रोजेक्टाइल मोशन। उसके बाद ये जितने पॉइंट्स हैं सब हेडिंग डाल के आपको डेफिनेशन लिखना है और सारे हेडिंग में फिगर बनाना है, या कोई एक भी फिगर बना दीजिएगा तो काम चल जाएगा, लेकिन फिगर में इन सारे टर्म्स को आपको शो करना पड़ेगा। अब एक एक कर हम समझते हैं कि ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, ये सब होता क्या है। मान लीजिए कि एक प्रोजेक्ट को ओ पॉइंट से यू वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री पर हम थ्रो कर दिए, और प्रोजेक्ट ऐसे मोशन करता हुआ जाके यहाँ स्ट्राइक कर गया ए पॉइंट पर। तो किसी भी प्रोजेक्ट को जिस पॉइंट से आप थ्रो करते हो, यहां जिस पॉइंट से आप फेंकते हो, उसी पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं। यानी यहां पर जो पॉइंट ओ है इसको पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कहेंगे। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पूछा जाए तो क्या बताएंगे आप कि वह पॉइंट जहां से किसी पार्टिकल को हम थ्रो करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, उसी पॉइंट को पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं। दूसरा आता है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। किसी भी प्रोजेक्ट को हम जिस वेलोसिटी से थ्रो करते हैं
उसी वेलोसिटी को वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इस चैप्टर में कहा जाता है, यानी ये u वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है। समझ गए? कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पार्टिकल जिस वेलोसिटी से थ्रो की जाती है उसी वेलोसिटी को वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं। तीसरा है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी बॉडी को जिस एंगल पर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल से आप थ्रो करते हो उसी को एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं। ठीक। उसके बाद आता है पॉइंट ऑफ स्ट्राइकिंग। जब आपने ओ पॉइंट से ऑब्जेक्ट को थ्रो किया तो ऑब्जेक्ट ऐसे मोशन करता हुआ फिर जाके अर्थ से ए पॉइंट पे टकरा गया या हॉरिजॉन्टल प्लेन में ए पॉइंट से टकरा गया। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो प्रोजेक्टाइल मोशन करता है, प्रोजेक्टाइल मोशन के अंत में वो प्लेन से जिस पॉइंट पे टकराता है उसी पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ स्ट्राइकिंग कहते हैं। तो यहां पर आपका पॉइंट ए पॉइंट ऑफ स्ट्राइकिंग है। ठीक। चौथी चीज है ट्रेजेक्ट्री। इस चैप्टर में पाथ को ट्रेजेक्ट्री कहते हैं, यानी पाथ माने रास्ता, किस पथ पर मोशन हुआ, किस रास्ते पर मोशन हुआ उसी रास्ते को ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। तो चूंकि ट्रेजेक्ट्री माने पाथ, पाथ को ही ट्रेजेक्ट्री कहते हैं, लेकिन इस चैप्टर में आप पाथ को पाथ नहीं बोलेंगे, पाथ वर्ड का यूज नहीं करेंगे, पाथ को ही ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। तो प्रोजेक्ट को ऐसे थ्रो किया और इस पाथ पर मोशन करता हुआ गया, तो ये जो पाथ है उसी को ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। ये स्पेशल वर्ड है, तो याद रखना कि जैसे पाथ नहीं बोलना है इस चैप्टर में, पाथ को ट्रेजेक्ट्री बोलना है। अब पूछा जाए कि ये पाथ है कैसा, यानी इसकी ट्रेजेक्ट्री कैसी है, तो आप बता दीजिए ट्रेजेक्ट्री पैराबोलिक है। ठीक। तीसरी चीज यहां पर, छठवीं चीज प्रोजेक्ट है। तो यहां पर एक बात याद रखिएगा कि जिसको आपने थ्रो किया है या जो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, जो पार्टिकल मोशन कर रही है, उसे पार्टिकल, ऑब्जेक्ट या बॉडी मत बोलना। मोशन करते हुए ऑब्जेक्ट को हम प्रोजेक्ट कहते हैं। यानी आप ये कह सकते हो ए प्रोजेक्ट इज मूविंग, यानी पार्टिकल को, जो बॉडी मोशन कर रही है, जो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, उसको हम प्रोजेक्ट कहते हैं। और इस चैप्टर में एक और वर्ड याद कर लीजिए आप कि थ्रो शब्द का यूज नहीं करते हैं। थ्रो शब्द नहीं कि हमने थ्रो कर दिया, थ्रो वर्ड की जगह प्रोजेक्टेड वर्ड यूज करते हैं। जैसे आप बोलेंगे ए प्रोजेक्ट इज प्रोजेक्टेड, ऐसे मत बोलना ए पार्टिकल थ्रोन। ए प्रोजेक्ट इज प्रोजेक्टेड, पार्टिकल को या ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कहेंगे और उसको थ्रो करने को प्रोजेक्टेड बोलेंगे। पाथ को ट्रेजेक्ट्री बोलेंगे, पाथ मत बोलना, ट्रेजेक्ट्री बोलना। और बाकी ये चीज़ समझ में आ गई कि किसी भी प्रोजेक्ट को आप जिस पॉइंट से थ्रो करते हो उसे पॉइंट ऑफ स्ट्राइक, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जितने वेलोसिटी से थ्रो करते हो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, जितने एंगल पर थ्रो करते हो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। प्रोजेक्ट लास्ट में जाकर प्लेन पे जिस पॉइंट पर स्ट्राइक कर जाता है, जहाँ यात्रा उसकी खत्म हो जाती है, उसको पॉइंट ऑफ स्ट्राइकिंग कहते हैं। और पार्टिकल का जो पाथ है उस पाथ को ट्रेजेक्ट्री कहते हैं, और पार्टिकल को प्रोजेक्ट कहते हैं, और थ्रो करने को प्रोजेक्टेड कहते हैं। ठीक है। तो इतनी शब्दावलियाँ आपको यहाँ पे याद करनी है, 7 नहीं है और भी बता रहे हैं। ये 7 आप एक एक हेडिंग डालकर इन सब का डेफिनेशन लिखेंगे और डेफिनेशन लिखने के बाद साफ सुथरा फिगर बनाएंगे। अब 8वां पॉइंट देखिए। पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 8,
टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी। पॉइंट नंबर 9, मैक्सिमम हाइट कैपिटल एच। और पॉइंट नंबर 10, रेंज कैपिटल आर। ये 10 वर्ड आपको इस चैप्टर में याद रखने हैं। इसीलिए मैंने बताया कि प्रोजेक्टाइल मोशन जब आप पढ़ेंगे तो बहुत सारे वर्ड या शब्दावलियाँ ऐसी हैं जो प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए स्पेशली यूज़ होती हैं। यहाँ पर उनके अलावा आप दूसरे वर्ड का यूज नहीं कर सकते हो। तो 7 पॉइंट हम बता दिए थे और 3 पॉइंट और आपको पढ़ना है, पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 9 और पॉइंट नंबर 10। अब आपसे पूछा जाए कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का डेफिनीशन लिखेंगे और फिगर भी बनाएंगे। उसी तरह से मैक्सिमम हाइट का डेफिनीशन भी लिखेंगे, फिगर भी बनाएंगे। रेंज का डेफिनीशन भी लिखेंगे, फिगर भी बनाएंगे। तो देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट होता क्या है। जैसे मान लीजिए आपने एक प्रोजेक्ट लिया और उस प्रोजेक्ट को पॉइंट ओ से हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री पर प्रोजेक्ट कर दिया, थ्रो कर दिया। तो जब आप पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे, फेंकेंगे, तो पार्टिकल ऐसे होती हुई यहाँ पे आके टकरा जाएगी। तो पार्टिकल ने अपनी यात्रा शुरू की थी ओ पॉइंट से और उसकी यात्रा संपन्न हो गई ए पॉइंट तक, ए पॉइंट पर। यानी जहाँ से आप पार्टिकल मोशन स्टार्ट करता है और जहाँ मोशन पार्टिकल ख़त्म करता है, उनके बीच जितना टाइम लगता है उसी को टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। क्लियर? तो आप इसका डेफिनेशन ये लिख सकते हो कि द टाइम टेकन बाय प्रोजेक्ट टू कंप्लीट देयर जर्नी या टोटल टाइम टेकन इन प्रोजेक्टाइल मोशन इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। ऐसे लिख सकते हो, टोटल टाइम टेकन बाय प्रोजेक्ट ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन is called time of flight. It is denoted by capital T। यानी कोई भी प्रोजेक्ट मोशन के दौरान जितना टाइम लेता है उसी को टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। एक और भी डेफिनेशन लिख सकते हो कि कोई भी प्रोजेक्ट को हिंदी में प्रक्षेप्य कहते हैं। प्रोजेक्ट को हिंदी में प्रक्षेप्य कहते हैं। तो कोई भी प्रोजेक्ट जितने समय तक हवा में रहता है उसी को टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। ये भी एक डेफिनेशन आप लिख सकते हो कि कोई भी प्रोजेक्ट जितने टाइम तक हवा में रहता है, एयर में रहता है, उसी टाइम को टाइम ऑफ फ्लाइट या इसको हिंदी में उड्डयन काल कहते हैं। उड्डयन काल, और इसे कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी बात और आप जान लें कि जैसे मान लीजिए किसी प्रोजेक्ट को आपने थ्रो किया किसी एंगल पर, तो प्रोजेक्ट ऐसे जाके यहाँ पे स्ट्राइक कर गया। ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, प्रक्षेपण बिंदु, और ये पॉइंट ऑफ स्ट्राइकिंग है। आप यहाँ देख रहे हो कि प्रोजेक्ट जहाँ से फेंका गया धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है और एक मैक्सिमम हाइट पहुँचने के बाद वहाँ से नीचे की तरफ होता जाता है। ठीक, यहाँ से प्रोजेक्ट को हमने थ्रो किया तो प्रोजेक्ट धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ता गया, ऊपर की ओर बढ़ता गया और यहाँ मैक्सिमम हाइट तक पहुँचा और इसी मैक्सिमम हाइट के बाद धीरे धीरे वो नीचे की तरफ जाने लगा। तो ये जो मैक्सिमम हाइट का पॉइंट है, ठीक, तो मान लीजिए पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन यानी O से P तक पहुंचने में यदि टाइम लगता है T1 और फिर हाईएस्ट पॉइंट से A तक पहुंचने में टाइम लगता है T2, ये टाइम।
ठीक है, ये हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट, यानी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में यदि टाइम लगा T2 और हाईएस्ट पॉइंट से ए पॉइंट तक आने, अरे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में यदि टाइम लगा T1 और हाईएस्ट पॉइंट से पॉइंट ऑफ स्ट्राइकिंग तक जाने में टाइम लगा T2, तो T1 और T2 ये इक्वल होते हैं तब जब एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो, यानी हवा का जो रुकावट है उसको कंसीडर न किया जाए, वो नेग्लिजिबल हो, यानी इन केस ऑफ एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम हाईएस्ट पॉइंट से पॉइंट ऑफ स्ट्राइकिंग तक लगेगा, लेकिन तब जब एयर रेजिस्टेंस ना हो, हवा का कोई रुकावट ना हो, और T1 T2 के इक्वल नहीं हो सकता जब एयर रेजिस्टेंस प्रेजेंट हो, इन प्रेजेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस। ये विशेष तौर पे याद रखिएगा। हालांकि आपके सिलेबस में यही है कि एयर रेजिस्टेंस को हम नेग्लिजिबल मानेंगे, यानी एयर रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं किया जाएगा, ये आपके सिलेबस में इंटर के है। तो जब एयर रेजिस्टेंस आप नेग्लिजिबल मान लोगे तो आप याद रखिएगा दिमाग में कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से हाईएस्ट पॉइंट तक जाने का टाइम और हाईएस्ट पॉइंट से पॉइंट ऑफ स्ट्राइकिंग तक जाने का टाइम सेम होगा, यानी जितने देर में प्रोजेक्ट यहाँ से यहाँ पहुँचेगा उतने ही देर में प्रोजेक्ट यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो यही केस हमारे इंटर के सिलेबस में है। लेकिन यदि एयर रेजिस्टेंस इफेक्टिव है, हवा का रुकावट मौजूद है, तब ये T1 T2 सेम नहीं होंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका उड्डयन काल या टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे किसे? जितने देर तक कोई प्रोजेक्ट हवा में रहता है उसी को टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं, या पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ स्ट्राइकिंग तक जाने में जितना टाइम लगता है उसको टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं और कैपिटल T से डिनोट करते हैं। नाइन्थ पॉइंट, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट किसे कहते हैं? अभी हमने आपको बताया था कि यदि किसी प्रोजेक्ट को आप पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से थ्रो कीजिए तो प्रोजेक्ट पहले धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाता है और एक सर्टेन हाइट पहुंचने के बाद वो फिर हॉरिजॉन्टल प्लेन में स्ट्राइक कर जाता है। तो हमने मान लीजिए इस प्रोजेक्ट को थ्रो किया ओ से, तो प्रोजेक्ट पहले धीरे धीरे ऊपर गया, ऊपर चलता गया, जब हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गया तो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने के बाद फिर वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आता है। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन से, यानी ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है इससे हाईएस्ट पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है, हाईएस्ट पॉइंट की जो हाइट होती है उसी को मैक्सिमम हाइट कहते हैं और इसे कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। यानी द हाइट ऑफ मैक्सिमम पॉइंट या हाईएस्ट पॉइंट फ्रॉम हॉरिजॉन्टल प्लेन इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट, यानी क्षैतिज तल से उच्चतम बिंदु की जो दूरी है उसी को हम मैक्सिमम हाइट या अधिकतम ऊंचाई कहते हैं। अधिकतम ऊंचाई इसकी हिंदी होती है। ठीक है, तो क्षैतिज तल से उच्चतम बिंदु की दूरी ही मैक्सिमम हाइट कहलाती है, इसे कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। दसवां हेडिंग था आपका रेंज, इसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। रेंज कहते किसे हैं? मान लीजिए
आपने एक प्रोजेक्ट को ओ पॉइंट से प्रोजेक्ट कर दिया किसी वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पर। अब ये प्रोजेक्ट धीरे धीरे ऊपर बढ़ता हुआ ऐसे जाएगा और यहां जाके टकरा जाएगा। ये पॉइंट ऑफ स्ट्राइकिंग है। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ स्ट्राइकिंग के बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इसी को रेंज कहते हैं और कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। तो रेंज का एक डेफिनेशन यही हो गया कि द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड पॉइंट ऑफ स्ट्राइकिंग इज कॉल्ड रेंज। या ये भी कह सकते हो कि कोई प्रोजेक्ट अपने मोशन के दौरान, यहाँ से मोशन स्टार्ट किया, अपने मोशन के दौरान कुल जितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करता है उसी को रेंज कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन आप ऐसे भी लिख सकते हो कि द टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस covered by project is called range. It is denoted by capital R. It is denoted by capital। या हिंदी में इसको लिख सकते हो कि कोई भी प्रक्षेप अपनी गति के दौरान कुल जितनी क्षैतिज दूरी तय करता है उसी को रेंज या हिंदी में इसको परास कहते हैं और इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी प्रक्षेप अपने गति के दौरान, प्रक्षेप गति के दौरान कुल जितनी क्षैतिज दूरी तय करता है उसको परास कहते हैं या रेंज कहते हैं और इसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है ना। तो ये 10 टर्म आपको स्पेशली प्रोजेक्टाइल मोशन में याद रखने हैं, क्योंकि जब आप प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे तो बीच में इन 10 टर्म का ही यूज होगा। इसलिए आप ये हमेशा याद रखिएगा कि किस वर्ड को प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या कहना है। ठीक है। अगली हेडिंग लिखिए, तो ये 10 टर्म आप याद रखिएगा। अगली हेडिंग लिखिए, नेसेसरी कंडीशंस फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन। कंडीशंस फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन, इसको हिंदी में आप कह सकते हो प्रक्षेप्य गति के लिए आवश्यक शर्तें। प्रक्षेप गति के लिए आवश्यक शर्तें, ये ओरल भी पूछा जाता है, ज़्यादा लोग ऐसे पूछ देते हैं और एग्ज़ाम में भी हम लोग पूछ देते हैं कि किसी भी पार्टिकल को प्रोजेक्टाइल मोशन कराने के लिए क्या क्या शर्तें हैं, क्या क्या कंडीशन हैं, यानी कोई भी बॉडी किन किन शर्तों का पालन करे तो उसके मोशन, उसकी गति प्रक्षेप गति होगी। तो कंडीशंस में सबसे पहला कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा यदि उसे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल से किसी एंगल पर थ्रो किया जाए, यानी फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन द प्रोजेक्ट शुड बी प्रोजेक्टेड एट सम एंगल। यानी पहली शर्त है कि कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा यदि उसे किसी एंगल पर थ्रो किया जाए, प्रोजेक्ट किया जाए। दूसरा, जिस वेलोसिटी से आप थ्रो करते हो वह बहुत ज़्यादा न हो, यानी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन
शुड नॉट बी वेरी लार्ज, यानी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। रीज़न क्या है इसका कि यदि वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाए, यानी यदि किसी बॉडी को आप 13.6 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंक दीजिए तो वह स्ट्रेट पाथ पे जाएगी और फिर लौट के अर्थ पर आएगी ही नहीं, उसका मोशन प्रोजेक्टाइल नहीं हो सकता। इसलिए प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए कुछ एंगल पर तो थ्रो करना ही है, लेकिन साथ साथ ये भी ध्यान देना है कि पार्टिकल की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेलोसिटी हो गई तो यदि इतनी वेलोसिटी हो जाए तो अर्थ पे कभी लौट के ही नहीं आएगी। यदि इससे थोड़ी कम वेलोसिटी रखिए तो अर्थ पे आएगी तो, लेकिन स्पाइरल पाथ पे आएगी, हेलिकल पाथ पे आएगी, तो प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं हो सकता। इसलिए प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए ज़रूरी है कि कुछ एंगल पर फेंकिए लेकिन बहुत ज़्यादा वेलोसिटी ना हो। तीसरा, मैक्सिमम हाइट शुड नॉट बी वेरी लार्ज, यानी प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए तीसरी जरूरी है कि बॉडी बहुत हाइट तक ना जाए। उसका कारण क्या है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हम जो भी स्टडी करते हैं ये मानते हुए करते हैं कि जब तक पार्टिकल मोशन कर रही है, जब तक प्रोजेक्ट मोशन कर रहा है, उसका एसिलरेशन कांस्टेंट है, यानी एसिलेशन कांस्टेंट मानते हुए हम प्रोजेक्टाइल मोशन के सारे कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन जब पार्टिकल को थ्रो कर दोगे और बहुत हाइट तक चली जाएगी, तो आप 9th क्लास में पढ़े हो कि अर्थ से जब बहुत ऊपर चलते जाओगे तो एसिलेशन यानी जी, एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसको कहते हो, वो घटने लगती है। और जब घटने लगेगी तो कांस्टेंट रह नहीं गई, और जब कांस्टेंट रह नहीं गई तो मोशन प्रोजेक्टाइल नहीं कहा जाएगा। इसलिए प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए ये भी जरूरी है कि बॉडी बहुत हाइट पर, प्रोजेक्ट बहुत हाइट पर ना जाए, क्योंकि बहुत हाइट पर जाने पर एसिलेशन कम हो जाएगा, जबकि प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए जरूरी है कि एसिलेशन कांस्टेंट हो। चौथा, रेंज भी बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। रेंज शुड नॉट बी वेरी लार्ज, यानी प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए चौथी शर्त है कि रेंज भी बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब रेंज ज्यादा हो जाएगा तो उसका पाथ पूरी तरह पैराबोला नहीं होगा। जैसे जितनी भी अंतर महाद्वीपीय मिसाइल्स हैं, तो जो बहुत दूरी तक जिनकी मारक क्षमता है, अंतर महाद्वीपीय मिसाइल्स हैं, उनको जब छोड़ा जाता है तो उनका पाथ पूरी तरह पैराबोला नहीं होता है, यानी उनका मोशन पूरी तरह प्रोजेक्टाइल नहीं होता है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन तभी होगा, पैराबोलिक पाथ तभी होगा जब रेंज भी बहुत ज़्यादा ना हो। यानी प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए 4 शर्तें आप याद रखिए। पहला, किसी एंगल पर थ्रो होना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम हाइट भी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और रेंज भी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि कोई प्रोजेक्ट, यदि कोई पार्टिकल मोशन के दौरान इन चारों शर्तों का पालन करती है, इन चारों कंडीशंस को फॉलो करती है, तो निश्चित रूप से उसका मोशन प्रोजेक्टाइल होगा। और प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए इन 4 शर्तों का, 4 कंडीशंस का पालन होना जरूरी है। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए। अब प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड कुछ छोटी बातें बता रहे हैं, कुछ सामान्य बातें बता रहे हैं जो आपके नॉलेज के लिए भी ज़रूरी हैं, और जब प्रोजेक्टाइल मोशन का डेरिवेशन करेंगे तो इनका बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो आप हेडिंग डाल लें, सम यूजफुल पॉइंट्स, सम यूजफुल पॉइंट्स। ये जो
मैंने बताया ना कि इसमें आपको वो बातें बताई जाएंगी जो प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए बहुत छोटी बातें हैं, आपको जनरल नॉलेज के लिए तो जाननी ही चाहिए। साथ साथ यदि ये आप जानते हैं तो आपके लिए प्रोजेक्टाइल मोशन का जो मैथमेटिकल डेरिवेशन है, जो कैलकुलेशन है, जो फार्मूला का डेरिवेशन है, वो बहुत आसान हो जाएगा। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।